हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा लूसेंट बुक को पढ़ने के लिए लूसेंट बुक सीरीज 90 डे चैलेंज को रखा गया है, जिसके तहत हम 90 दिनों के अंतर्गत पूरी लूसेंट बुक को समाप्त करेंगे। पूरी तो नहीं, लेकिन 5 महत्वपूर्ण विषयों को समाप्त करेंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विज्ञान विषय है। इन्हीं 5 विषयों के तहत हमने इतिहास विषय को पढ़ना प्रारंभ किया था, जिसके तहत हमने अभी तक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया था, है ना। और पिछले लेक्चर में हमने वैदिक सभ्यता को पढ़ना प्रारंभ किया था, है ना। वैदिक सभ्यता को पढ़ना प्रारंभ किया था। आज लूसेंट बुक सीरीज के तहत छठा दिन है, ठीक है। और आज हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। किस आधार पे? क्योंकि उनकी अलग अलग विशेषताएं है ना। उत्तर वैदिक काल की अलग विशेषता है और ऋग वैदिक काल की अलग विशेषता है। इन दोनों के समाज अलग अलग होने के कारण इन्हें वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखते हैं हम आगे क्या है। उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। ये पीडीएफ हम वहाँ पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से ही इसका प्रिंट भी करवा सकते हैं, या फिर आप इसका हस्तलिखित नोट्स भी बना सकते हैं स्वयं के द्वारा, ठीक है। या पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। देखते हैं, आज अपन पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल। 1 मिनट रुकना दोस्तों, जरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। पीडीएफ, ठीक है दोस्तों। तो आज हम शुरू करते हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से 600, जिसमें हमने उत्तर ऋग वैदिक काल को पढ़ा था 1500 से 1000 ईस्वी के बीच में। अब हम पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल, जिसमें हम पढ़ेंगे 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय, है ना। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो गए? प्रजापति, है ना। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। जैसे हमने सुना है कि विष्णु भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को 3 पगों में, पूरे ब्रह्मांड या पृथ्वी को 3 पगों में नाप दिया था। तो इस कल्पना का विकास कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में राजा के यज्ञ के समय, राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक, है ना, जब किसी व्यक्ति को राजा बनाया जाता था तो उसका राज्याभिषेक किया जाता था, है ना। उसे राजा की पदवी या राजा के स्थान पर बिठाने के लिए राज्याभिषेक किया जाता था। तो उस समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे, ठीक है ना। क्या था? ऋग्वैदिक काल में क्या था? वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, है ना। वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी कि एक ही परिवार से कोई भी व्यक्ति कोई सा भी व्यवसाय चुन सकता था, है ना। एक ही परिवार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र भी हो सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था बदल चुकी थी, ठीक है। अब वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर न होकर जन्म पर आधारित होने लगी। अर्थात जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति शूद्र का काम कर रहा है, कोई व्यक्ति ब्राह्मण का काम कर रहा है, तो वे व्यक्ति अभी वही काम करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय, है ना, उत्तर वैदिक काल में जैसे हमने 4 वर्ण पढ़े थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना, जो कि व्यवसाय पर आधारित थे, है ना। ब्राह्मण का परिवार है ना, उसमें से भी मतलब एक ही परिवार से कितने भी व्यवसाय हो सकते थे। एक ही परिवार से अगर 4 व्यक्ति है ना,
तो चारों अपने अलग अलग व्यवसाय चुन सकते थे, है ना। उत्तर वैदिक काल में, जैसा कि आपने ऋग वैदिक काल में पढ़ा, तो एक ही परिवार के व्यक्ति कितने भी व्यवसाय चुन सकते थे। ठीक है, एक ही परिवार से कोई व्यक्ति ब्राह्मण भी हो सकता था, कोई शूद्र, कोई वैश्य या कोई क्षत्रिय भी हो सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था बदल चुकी थी, है ना। अभी जो कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार का है तो वह सिर्फ ब्राह्मण संबंधी कार्य ही कर सकता था, है ना। और यदि कोई व्यक्ति शूद्र है तो वह शूद्र संबंधी कार्य करेगा, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय संबंधी, और वैश्य है तो वैश्य संबंधी ही कार्य करेगा। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, है ना। तो यही विशेषताएं उनको अलग करती है, इसलिए तो हमने इन्हें दो भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, है ना। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये लाइनें याद रखना। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, ठीक है ना। जैसे अपन ने ऋग्वैदिक काल में क्या पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, ठीक है ना। वस्तुओं का आदान प्रदान कर अपना कार्य या कुछ भी अपना कार्य निकालते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते मुद्रा की इकाइयाँ प्रचलन में आ गई, ठीक है ना। मुद्रा की उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान नामक दो मुद्रा की इकाइयाँ प्रचलन में आ गई। अर्थात वस्तुओं की खरीदी और बिक्री निष्क और शतमान नामक मुद्राओं से की जाती थी, ठीक है ना। थोड़ा बहुत वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलित होगी, लेकिन मुख्य रूप से निष्क और शतमान मुद्रा से ही वस्तुओं की खरीदी और बिक्री की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों के चलन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, है ना। ठीक है ना, सिक्कों के चलन का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। ये लाइनें याद रखना। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है ना। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है ना। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबंधित है ना। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, ठीक है ना। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री मंत्र की रचना किस लिए की गई? जो अनार्य लोग है ना, जैसे सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता के बाद ही आर्य सभ्यता भारत में आई, तो थोड़े बहुत तो मतलब सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ है, लेकिन थोड़े बहुत लोग तो बच ही गए होंगे, है ना। ऐसे लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की, है ना। श्राद्ध जो अपन करते हैं, कोई शांत हो जाता है ना, किसी की डेथ हो जाती है, उसके उपरांत 12 रोजों में अपन श्राद्ध करते हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं कि श्राद्ध की प्रथा पहल है ना, सबसे पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो है, महाभारत एवं रामायण, इन्हें याद रख लेना। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है ना। महाभारत का पुराना नाम क्या है? ओल्ड नेम क्या है? जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है ना। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ है? उत्तर वैदिक काल में हुआ है। आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में बहुत से दर्शनों की उत्पत्ति हुई या की गई, है ना, जिसमें चारवाक दर्शन को चारवाक ने प्रतिपादित किया, योग दर्शन को पतंजलि ने प्रतिपादित किया, सांख्य को कपिल ने, न्याय को गौतम ने,
पूर्व मीमांसा को जैमिनि ने तथा उत्तर मीमांसा को बदरायण ने एवं वैशेषिक को कणाद एवं उलूक ने, है ना। ये सब दर्शन थे और ये उनके प्रवर्तक थे। ठीक है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की? बदरायण ने की। वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है ना। वेदांत दर्शन में, यह याद रखना कि वेदांत दर्शन में किन्हें ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है? वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इन तीनों ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। यह याद रखना कि प्रस्थान त्रयी किन्हें कहा जाता है? वेदांत दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता है और प्रस्थान त्रयी इन्हीं तीनों को कहा जाता है, जिसमें उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र आते हैं, है ना। इस प्रकार वैदिक काल भी समाप्त होता है, जिसे हमने 2 भागों में विभाजित करके पढ़ा, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब हम पढ़ते हैं महाजनपदों का उदय, कि महाजनपदों का उदय कैसे और कब हुआ। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय से मिलती है। जैसा कि इसमें कहा गया है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा था, है ना। महाजनपदों का 16 जनपदों, है ना। 16 जनपदों का विकास कैसे हुआ? जैसे कि हमने पढ़ा था कि आर्य लोग कबीलों में आए थे, है ना। तो वही कबीले एकजुट होते गए और उनसे जनपदों का निर्माण हुआ, है ना। और उन्हीं जनपदों से महाजनपदों का विकास हुआ। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगुंतुर निकाय से मिलती है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि यह जनपद कहाँ कहाँ स्थित थे, है ना। जैसे पाकिस्तान वाले इलाके में कंबोज था, जिसकी राजधानी हाटक थी। गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। हरियाणा में कुरु था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। राजस्थान में मत्स्य था, जिसकी राजधानी विराटनगर था, है ना। मध्य प्रदेश में अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मति थी। महाराष्ट्र में अस्मक, जिसकी राजधानी पोतली या पोतन थी, जो कि गोदावरी नदी के क्षेत्र में थी। बिहार में अंग, राजधानी चंपा। उसके अलावा मगध, जिसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। वज्जी, राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला थी, है ना। इसे 3 मतलब वज्जी की राजधानी कौन कौन सी थी? वैशाली, जिसे विदेह या मिथिला भी कहा जाता है ना, एक ही नाम है सब। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनपद थे, है ना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महाजनपद या जनपद थे, जिसमें काशी की राजधानी वाराणसी थी। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी। कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी। मल्ल, जिसकी राजधानी कुशावती थी। पंचाल, जिसकी राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य थी। चेदी, जिसकी राजधानी शक्तिमती, है ना। ये एमपी में था या एमपी में भी हो सकता है, इसे मतलब या ये उत्तर प्रदेश या एमपी में भी हो सकता है, जिसे थोड़ा देख लेना। अगर एग्जाम से पहले या आप पढ़ो तो इसे सर्च कर लेना कि ये उत्तर प्रदेश में है कि एमपी में, है ना, जरा देख लेना इसे। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। इस प्रकार हम अभी तक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और महाजनपदों का विकास पढ़ चुके हैं। इस प्रकार हमने चार महत्वपूर्ण अध्यायों को समाप्त कर लिया है। आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।